आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पुनः हम लोग कक्षा 8 के सामाजिक विषय की भूगोल पाठ्य पुस्तक से, जिसका नाम पृथ्वी और हमारा जीवन है, उसके पाठ 7 भारत मानव संसाधन के बारे में एक बार पुनः चर्चा करेंगे। इसको आज हम लोग इसके भाग 3 के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 के बारे में जाना। जैसा कि हमने पहले ही भाग में आपसे कहा था कि इस पाठ को हम लोग 3 भागों में जानेंगे, जिससे आपको ये पाठ खूब अच्छे से समझ आ सके और याद हो सके। तो आज हम लोग तीसरे और आखिरी भाग पे आज चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने इसी पाठ के जो 2 भाग जाने थे, उसमें क्या क्या जाना था, एक बार इसको जान लेते हैं। हम लोगों ने इसमें मानव संसाधन के बारे में जाना था और जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के बारे में भी जाना था, अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में जाना था, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जाना था और उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर हम लोगों ने दूसरे भाग में मानव संसाधन के संगठनों के बारे में जाना, जिसमें लिंगानुपात, प्रतिकूल लिंगानुपात के बारे में जानकारी प्राप्त की, साक्षरता, प्रतिकूल साक्षरता के बारे में जानकारी प्राप्त की और महिला साक्षरता के बारे में खूब सारी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमारे भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में भी हम लोगों ने खूब सारी जानकारी पिछली कक्षाओं में प्राप्त की थी। अब हम लोग आज क्या क्या जानेंगे ये जान लेते हैं। आज की कक्षा में हम लोग भारत में जनसंख्या वितरण के बारे में जानेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे और जनसंख्या का स्थानांतरण और उसकी नगरीय जनसंख्या के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर के कारणों को भी आज हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे और बढ़ती जनसंख्या का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के उपाय के बारे में भी हम लोग जानेंगे और जीवन स्तर तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उपाय के बारे में आज की कक्षा में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। ये एक संख्यात्मक आंकड़ा है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं या हमारी सरकार क्या करती है, एक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, एक वर्ग के 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को गिनती है, कितने लोग वहां निवास करते हैं, इसकी वो गिनती करती है और उसी के आधार पर जनघनत्व निकालती है। इसको इस तरह हम लोग समझते हैं। आपके गांव में या आसपास 1 वर्ग किलोमीटर आप ले लीजिए, 1 किलोमीटर का 1 वर्ग किलोमीटर ले लीजिए और उसमें गिन डालिए कितनी जनसंख्या वहां निवास कर रही है, महिला पुरुष सभी को गिनिए। अब जितने लोग वहां निवास कर रहे हैं वही उस क्षेत्र का जनघनत्व है। इसी तरह भारत सरकार अपने देश की का जनघनत्व निकालती है और इसी के आधार पे जो हमारी अभी तक की जो आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें हमारे भारत का जो घनत्व निकला था, जनघनत्व निकला था, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के निकला था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में 382 लोग रहते हैं। वैसे ये जो संख्यात्मक आंकड़ा है ये सभी जगह समान नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत इससे ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं कहीं कम लोग रहते हैं। ये एक औसत निकाला जाता है। ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, अभी हमने पिछली कक्षाओं में भी मानचित्र देखने की बात करी थी और बताया था कि ये मानचित्र कैसे देखा जाता है। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है। इस मानचित्र को भी आप उसी तरीके से देखेंगे जैसे आपने पिछली बार आपको बताया गया था और आपने अब तक देख भी लिया होगा और दोहरा भी लिया होगा और पिछले कार्यों को आपने कर भी लिया होगा। तो इसको बताने की जरूरत शायद हमको नहीं महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं। इसी 5 रंग की पट्टियों के आधार पर जो संख्याएं लिखी हैं, याद आ गया ना? उसी संख्याओं के आधार पर हम भारत के जनघनत्व को भी देख पा रहे हैं। किस प्रदेश में कितना जनघनत्व है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कितने कम लोग रहते हैं। इसको आप उसी तरह जैसे पिछली बार आपने बनाया था, उसी तरह इस बार भी आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक सूची बना लीजिएगा, ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ, वो आपकी मर्जी पर है, आपको जैसी सुविधा लगे। और इस मानचित्र में भी आपको प्रदेश के नाम दिए गए हैं और उसके नीचे जनघनत्व दिया गया है, यानी कितने 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। इसको देखते हुए आप इस मानचित्र को देखिएगा और बनाइएगा। ये आपका कार्य है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसको जरूर करेंगे।
इसके हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में 1951 में जनगणना हुई थी। इसी के तो आधार पर ये जनघनत्व भी निकाला गया। अभी तक जो कार्य निकालते आए थे हम लोग, साक्षरता दर निकाले थे, लिंगानुपात निकाले थे, जनसंख्या निकाली थी, जनसंख्या वृद्धि दर निकाला था, उसी तरह से ये जनघनत्व भी निकाला गया। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, ये आप भी जानते हैं। अब तक आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कि 1951 में हुई, 1961 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में हुई। इसके आधार पर जो हमारे देश का जनघनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार पुनः देखते हैं। 1951 में कितने लोग थे? 117 लोग रहते थे और 1961 में आते आते 142 लोग रहने लगे। उसी तरह 1971 में 177 लोग रहने लगे, 81 में 216 लोग रहने लगे और 91 में 274 लोग रहने लगे और 2001 तक 324 लोग 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रहते थे और 2011 में 382 लोग रहने लगे। तो ये आंकड़े आपको देखकर लग रहा होगा कि किस तरह निरंतर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ते हुए हमारा जनघनत्व भी बढ़ रहा है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा, ये आंकड़े जहाँ से लाते हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है, कहीं अलग से नहीं है। इन आंकड़ों को आप अगर दोहराना चाहें तो आपके जो ये अध्याय है या पाठ है उसमें नहीं दिया गया है, ये आपके कवर पेज के पीछे दिया गया है। जितने भी इस पाठ के जितने आंकड़े हमने आपको बताए, तीनों भागों में आंकड़े जो बता रहे हैं, ये आंकड़े आपकी पुस्तक के कवर पृष्ठ पे दिया गया है। आप इस पुस्तक को खोलिएगा और इसका कवर पृष्ठ देखिएगा, आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे और आप उसे दोहरा भी पाएंगे। इसको दोहराइएगा तब आपको पता चलेगा कि इस भारत की स्थिति क्या है। ये तो हो गया जनसंख्या घनत्व की बात। अब हम भारत में जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या वितरण भारत में जो जनसंख्या अभी हमने बताया, घनत्व कैसा है? असमान है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इसी को तो जनसंख्या वितरण भी कहा जाता है। यानी किसी जगह पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो भारत की जनसंख्या का वितरण भी असमान है। भारत क्या विश्व के प्रत्येक देश की जनसंख्या वितरण समान नहीं होती है, सभी जगह असमान होता है। वैसे भारत में भी है। जिस भारत के जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वह जलवायु आदि है और जमीन जहाँ का यहाँ की बहुत उपजाऊ है। इसीलिए जहाँ भी इस तरह की स्थिति होती है, यानी अनुकूल जलवायु जहाँ कहीं भी होती है, वो उस जगह पर हमारे और विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या जो होती है वो हम ज्यादा रहती है, वहाँ पर उसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसी के आधार पर हमने देखा जो सघन जलवायु वाले क्षेत्र, जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वो हमारे देश के किस किस प्रदेश में है, इसको हम लोग जानते हैं। हमारे देश में जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वो तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और आदि। यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और मध्यम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और आदि। यहाँ पर ना ज्यादा जनसंख्या निवास करती है ना कम जनसंख्या निवास करती है। और जिन राज्यों में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो राज्य कौन कौन से हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। इस तरह के ये जितने भी राज्य हैं, ये इस तरह जिस जगह पे बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है वहाँ का अनुकूलतम जलवायु इसका कारण हो सकता है। अभी तो हमने देखा कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही, कहीं कहीं कम जनसंख्या निवास कर रही है। तो इसका क्या कारण है? इसके कारण के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें पहला कारण है भौतिक कारण। आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, इसके 3 कारण दिखाए जा रहे हैं, भौतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। तो ये जो भौतिक कारण क्या है, जो जनसंख्या वितरण को असमान किए हुए हैं, इसमें वही भू आकृति, जलवायु, भूमि का उपजाऊपन, रहने की सुविधाएं, पानी आदि की बढ़िया व्यवस्था, ये सब भौतिक कारण में आते हैं। इन कारणों ये सारे कारण जो हैं इसकी वजह से जनसंख्या जिस जगह पर ये अनुकूल होते हैं, यानी जमीन खूब उपजाऊ होगी, रहने का मौसम बहुत अच्छा होगा और वातावरण बढ़िया होगा, सारी सुविधाएं बढ़िया मिलेंगी, जमीन समतल होगी, यातायात की सुविधाएं अच्छी होंगी, इस तरह की जगह जहाँ पर होगी वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी।
इसके अलावा सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? संस्कृति, संस्कृति जहाँ की जिस जगह की अच्छी होती है, जहाँ का रहन सहन अच्छा होता है, जहाँ पर आपको लोग अच्छे मिलते हैं, लोगों का व्यवहार अच्छा मिलता है, उस जगह पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जिस जगह की स्थिति नहीं अच्छी होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह भौगोलिक कारण में हमारे गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र और हमारा समतल क्षेत्र, हमारी सुविधाओं की वजह से और भी कई कारणों की वजह से जो हमारा इधर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये सब जगह ज्यादा लोग निवास करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। उसी तरह सामाजिक स्थिति में भी देख लीजिए, नागालैंड या जो हमारे ट्राइब्स हैं, यानी जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम है, क्योंकि वहाँ के रहन सहन और खान पान में हम सभी लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो लोग कम लोग रहते हैं। और जिस जगह सभी लोग अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, खाना पीना अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा होता है, संस्कृति अच्छी होती है, वहाँ पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका तीसरा कारण है आर्थिक कारण। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वितरण का यही है। जिस जगह पर हमें व्यवसाय ज्यादा मिलता है, नौकरी अच्छी मिलती है, रहने की सुविधा के अलावा पैसे उपजाने की सुविधा अच्छी मिलती है, जहां हम अपना कोई उद्योग धंधा चला सकते हैं, जहां धन कमा सकते हैं, वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली, महाराष्ट्र यानी मुंबई और कलकत्ता, ये सब जगह पर ज्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय के साधन है, लोग कमाने जाते हैं। आपके गांव से भी लोग कमाने जाते होंगे, आपके घरों से भी लोग यहाँ कमाने जाते होंगे। इसका केवल कमाने के लिए ये सब वहां जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, तो वहां के रहने इसी की वजह से वहां की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। अब हम जनसंख्या स्थानांतरण की बात करते हैं। अभी हमने बताया आपको कि लोग कमाने के लिए अपने देश से, अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसी वजह से तो जनसंख्या वितरण असमान है। तो हमारी जनसंख्या स्थानांतरण भी यही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही जनसंख्या स्थानांतरण कहलाता है। किसी विशेष स्थान को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र चले जाने को ही जनसंख्या स्थानांतरण कहा जाता है। हमारे देश के लोग तो उद्योग धंधे लगाने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने देश क्या विदेशों तक चले गए हैं, तो यही तो जनसंख्या स्थानांतरण है। आपके गांव में भी तो लोग अपना यही रोजगार करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए या पढ़ने के लिए, ऐसे किसी भी कारण के लिए कितने सारे लोग आपके घरों से, आपके परिवार से, आपके गांव से, आपके आसपास गांव से देश क्या विदेश तक चले गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या स्थानांतरण कहते हैं। इसके 3 कारण होते हैं, ये 3 प्रकार से होती है। जनसंख्या स्थानांतरण हमारे 3 प्रकार से होती है। पहला स्थायी स्थानांतरण, दूसरा अस्थायी स्थानांतरण और तीसरा मौसमी स्थानांतरण। इसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा की जाए। स्थायी स्थानांतरण क्या है? स्थायी स्थानांतरण में वो शामिल होते हैं, वो लोग शामिल होते हैं जो किसी विशेष कारण के लिए अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बाहर जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। वहाँ की वो नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं या उस जगह उस देश में रहने लगते हैं, पूर्ण रूपेण अपना परिवार भी लेकर चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम स्थायी स्थानांतरण कहते हैं, यानी वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा जो दूसरा स्थानांतरण होता है वो अस्थायी स्थानांतरण होता है। वह ऐसी स्थिति में लोग अपने मूल निवास स्थान से किसी कारणवश उद्योग धंधे लगाने, नौकरी करने, पढ़ने या जो भी कारण हो दूसरी जगह जाते तो हैं, लेकिन वहां पर मूल रूप से रहने नहीं लगते, वो वापस अपने मूल निवास स्थान आ जाते हैं। इसे अस्थायी स्थानांतरण कहा जाता है। यही स्थानांतरण आपके घरों में, आपके आसपास मिलता है। लोग अपने कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, धंधे करने के लिए, जो भी कारण है, पढ़ने के लिए या किसी और वजह से दूसरी जगह चले जाते हैं और लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाते हैं। आपके घरों से जो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास बच्चे जाते हैं, कमाने जाते हैं, वो लोग कुछ दिनों बाद वापस कमा के लौट आते हैं। वहां रहते नहीं है, रहना उनका मूल निवास स्थान आपके घर पे ही होता है, आपके आसपास होता है। तो ऐसी स्थिति को अस्थायी स्थानांतरण कहा जाता है। तीसरा जो स्थानांतरण है वो मौसमी स्थानांतरण है। ये
ऐसा स्थानांतरण होता है जिसमें लोग जाते हैं, लेकिन समय के मौसम के अनुसार किसी कार्यवश। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके गांव में मिलता है। आपके गांव में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पंजाब और हरियाणा के लोग गेहूं कटाई के समय आते हैं और गेहूं आदि काट के वापस अपने कमा के चले जाते हैं। यह स्थानांतरण क्या है? मौसमी स्थानांतरण है। समय के साथ मौसम के अनुसार आए और काम खत्म हुआ, चले गए। जैसे आपके ही घरों में या अधिकांश लोगों के आसपास लोग आपने देखा होगा कि भट्ठे जब शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग वहां चले जाते हैं भट्ठों पे काम करने, और भट्ठे का काम खत्म, वापस अपने घर। या आपने देखा होगा गन्ना क्षेत्रों में आपने देखा होगा गन्ना कटाई के समय जाड़ों में बिहार क्षेत्र से बहुत सारे लोग आते हैं गन्ना काटने या मजदूरी करने, काम खत्म, वापस। तो ये इस तरह का स्थानांतरण मौसमी स्थानांतरण होता है। मौसम के अनुसार आए और चले गए। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे स्थानांतरण ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। जिस जगह पर मौसम बहुत ठंडा होने लगता है तो नीचे आ जाते हैं काम धंधों के लिए, और अपना यहाँ काम धंधा किया, मौसम ठीक हुआ, वापस अपने देश यानी अपने निवास स्थान वापस हो गए। तो ये स्थानांतरण, अब तो आपको स्थानांतरण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। बच्चों, स्थानांतरण का कारण क्या है? अभी तो हमने देखा कि इस तरह के स्थानांतरण होते हैं। स्थानांतरण का कारण क्या है? कारण वही, भारत तो गांव का देश है, कहा जाता है हमारा देश गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो लेकिन गांव में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो एक व्यक्ति को जरूरत होती है। और सुविधाएं तो निरंतर आजकल बढ़ती जा रही हैं, और आप लोगों की भी जरूरतें जब बढ़ती जा रही हैं, जैसे शिक्षा को ही अगर हम मान लिए जाएं, तो गांव में उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था शहरों में है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं शहरों में, बड़े बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें पढ़ने के लिए आप लोग जाते हैं, यानी अपना मूल स्थान, निवास स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है, ऐसे बहुत से कारण हैं। नौकरी, व्यवसाय, अभी हमने बताया, रोजगार, भौतिक सुविधाएं, नौकरी आदि ऐसे कारण हैं जो हमारी जनता, जो हमारे निवासी, गांव के निवासी हैं, वो अपना स्थान छोड़कर बाहर स्थानांतरित होते हैं। गांव से वो शहर की तरफ जाते हैं, शहर वाले यानी नगर वाले महानगरों की तरफ जाते हैं, और महानगरों वाले तो अपनी सुविधाओं को देखते हुए विदेश तक चले जाते हैं। तो इन सुविधाओं के लिए ये स्थानांतरण होता है। यही कारण है कि आज निरंतर हमारे देश की नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के गांव में कम लोग निवास कर रहे हैं। आपने भी अपने क्षेत्रों में खूब सारा देखा होगा। अपने बड़ों से पूछिएगा, अपने दादा से, अपने बाबा से पूछिएगा कि तब गांव में भरा पूरा गांव रहता था, सभी घरों में लोग रहते थे, सभी मजे से बैठते थे, सभी प्रेम से बातें करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है आप देखिए। आपके गांव में हर परिवार से एक भाग निकलकर शहरों की तरफ चला गया है। कुछ बच्चे चले गए हैं, कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेके चले गए हैं, आपके चाचा चाची चले गए हैं। तो ये शहरों में जाने के पीछे यही सब कारण है, जिसके वजह से हमारे देश की नगरीय जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में जब 2001 की जनगणना हुई थी तो हमारे देश में जो नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या थी वो केवल 27% थी। वो केवल कितनी थी? 27.8% लोग रहते थे। लेकिन आज तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें जो निकल के आया है, यानी नगरों की जो जनसंख्या है वो हमारी हो गई है 31.2%। यानी 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया है। 10 साल के अंदर लोगों को सुविधाएं भी तो ज्यादा चाहिए, बहुत तरह की सुविधाएं हो गई हैं, लोगों को वो सब चाहिए होती हैं, और इसी के लिए वो भागकर शहर की तरफ जाते हैं। तो आपने देखा कि 2001 में जो 27.8% जनसंख्या थी वो हमारी 2011 तक आते आते 31.2% जनसंख्या हो गई। इसी तरह निरंतर बढ़ती जा रही है हमारे नगरों की जनसंख्या। ये आंकड़े जो भी हमने आपको बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, तो ये आंकड़े भी आपको अब दिखाएंगे कि हमारे देश में 1951 जब पहली जनगणना हुई थी तब से लेकर 2011 तक कितनी ज्यादा जनसंख्या नगरों की तरफ आ गई है। अगर हम देखें तो 1951 की जो जनगणना हमारी हुई थी
उस पे अगर हम गौर करें तो 17.30% जनसंख्या शहर में रहती थी। 61 में आके ये 18.00% जनसंख्या शहर में रहने लगी और 71 में 19.90% जनसंख्या शहर में रहने लगी। 81 की अगर हम बात करें तो 23.30% जनसंख्या शहर में रह रही है और 91 की बात करें तो 25.70% जनसंख्या हमारी शहर में रहने लगी है। 2001 में 27.80% जनसंख्या हमारी शहर में रहती है और 2011 की जनगणना के अनुसार 31.14% जनसंख्या शहरों में आ गई है। आप देख रहे हैं ना, 1951 से 2001 तक जनसंख्या शहर में जाने की जो स्थिति है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में निरंतर बढ़ती रहेगी। तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हमारे गांवों में मूलभूत सुविधाएं खूब ज्यादा नहीं हो जाएंगी। तो आपको ये देखकर आश्चर्य हो रहा होगा ना कि शहर में कितनी भीड़ है। शहर की भीड़ का आलम तो आप किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे जाके देख लीजिए। आप बसों में बैठते होंगे, कितनी भीड़, ट्रेनों में कितनी भीड़। और आज गांव की स्थिति क्या है ये भी आप देख रहे हैं। गांव में लोग कम होते जा रहे हैं और शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। रोज दिन का जाम, इस तरह की स्थिति शहरों में खूब ज्यादा हो रही है। तो नगरीय जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमने पिछले पाठों में भी आपको, पिछली कक्षाओं में भी आपको खूब सारा बताया था। जनसंख्या वृद्धि क्या है? भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता यही है, इसकी वृद्धि दर ये निरंतर बढ़ती जा रही है। इसको कम करने के अनेक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जनसंख्या वृद्धि दर हमारी कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। इसकी विशेषता ही यही है। इसीलिए तो पूरे विश्व में भारत को दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। पहले नंबर पे चीन है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल ज्यादा है और हमारा क्षेत्रफल भी कम है। विश्व में यहाँ पर लगभग 2.4% क्षेत्रफल में 16.7% जनसंख्या निवास करती है। कहते हैं पूरे विश्व में भारत का हर छठा आदमी वहाँ रहता है, पूरे विश्व में रहता है। किसी पूरे विश्व को घूम डालिए तो एक आंकड़े के अनुसार हर छठा आदमी आपको भारतीय मिलेगा। भारत की जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है। भारत में प्रतिवर्ष औसत जो जनसंख्या हमारी निकल रही है वो है 1.64%। हम लोग प्रतिवर्ष 1.64% की औसत दर से बढ़ रहे हैं और ये औसत दर आप जानते हैं पिछली कक्षा में हमने बताया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर हम लोग हर वर्ष बढ़ते हैं। है ना विकट स्थिति तो विकट है, समस्याग्रस्त है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इससे पर टिकी होती है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। जरा सोचिए, अगर हमारे देश की जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो हमारे देश का क्या होगा। अब हम इस जनसंख्या वृद्धि दर के कारणों की बात करते हैं। सोचनीय विषय है, तो इसके कारण भी हैं। कारणों पे अगर हम चर्चा करें तो आपको इस चार्ट के माध्यम से पता चलेगा कि जनसंख्या के वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण आपको इसमें अशिक्षा दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग हर पार्ट पे करते हैं, हर एक भाग पे करते हैं। पहले हम अशिक्षा की ही बात कर लें। हमारा देश, अभी हमने बताया कि साक्षरता दर कितनी है, हमारी साक्षरता दर बहुत कम है। तो अशिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारा देश अशिक्षित है। अशिक्षित देश होने के कारण ही लोगों को बड़े परिवार के नुकसान के बारे में जानकारी नहीं होती है। उसी तरह परंपरागत विचार है। परंपरागत जो विचार हमारे हैं, यानी हमारे देश बालक हों, ज्यादा लोग ज्यादा कमाने वाले, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। मृत्यु दर के बारे में आपको पता ही है कि मृत्यु दर में चिकित्सा की वजह से कमी हो रही है। हमारे देश की संस्कृति इतनी अच्छी है कि बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ पर निवास करने लगते हैं, इससे भी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। और उष्ण जलवायु भी हमारी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसका प्रभाव भी हमारे देश पर क्या क्या पड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था इसी से खराब हो रही है। जितनी ज्यादा लोग उतनी ज्यादा हमारे देश का नुकसान, और इस दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक दोहन, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। इस चार्ट के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारे विकास में किस तरह बाधक है। सबसे ऊपर दिया है अधिक जनसंख्या अगर होगी तो आवश्यक वस्तुओं का अधिक दोहन बनाया जाएगा, और जब अधिक बनाया जाएगा तो संसाधनों का
अधिक प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा। उसके अलावा न्यूनतम जीवन स्तर जो है वो बढ़ाने के लिए हमें न्यूनतम मृत्यु जन्म दर करना होगा और तथा प्रति व्यक्ति आय को अधिक बढ़ाना होगा। इसको रोकने के लिए ये एक समस्या है तो इसको रोकना भी चाहिए और रोकने के लिए हमारी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार और प्रसार कराती है, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि छोटा परिवार कितना अच्छा होता है। और इसके अलावा अनेक परिवार नियोजनों के कार्यक्रमों में चलाते हुए प्रोत्साहन रूप में धनराशि भी देती है, तो हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर जिससे कम हो सके। अब जीवन स्तर ऊंचा उठाने के क्या क्या उपाय करती है। जब हमारी जनसंख्या कम होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, तो अपने आप जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। इसके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करे है, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किए है और लोगों को पौष्टिक आहार भी देती है। इसके साथ साथ टीकाकरण की व्यवस्था कराती है और इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। 2 बूंद जिंदगी की, इसको भी पिला करती है जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। अब एक झलक हम देख लेते हैं। 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक रूप से कमी आती जा रही है। जनसंख्या की कमी की प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों और लोगों के छोटे परिवार की बढ़ती रुचि के कारण ही हुई है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जनसंख्या वितरण के बारे में जाना, जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना, स्थानांतरण के बारे में और नगरीय जनसंख्या के बारे में जाना। जनसंख्या वृद्धि दर और उसके कारण, उसका जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने जाना। हमने ये भी जाना कि जनसंख्या को वृद्धि दर को रोकने के क्या क्या उपाय हैं और जीवन स्तर को ऊंचा उठने के उपाय को भी हमने जाना। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में अभी तक पूरा पाठ आप पहले दोहरा भी चुके हैं और इस पाठ को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमें करना क्या है, अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसको भी हम आपको करके नहीं दिखाएंगे, आपको अपनी कॉपी में करना होगा। इसमें आप सही के आपने सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइएगा। जल्दी से लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। इस तरह की बातें आप लिखते जाइए और नोट करते जाइए अपनी कॉपियों में और लिख लीजिएगा। अब प्रोजेक्ट कार्य आपको हम बताते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में आपको करना क्या है, आप जरा सोचिए और इसकी सूची बनाइएगा। अगर आपके घर में ज्यादा सदस्य हैं और आपके परिवार की आय ना बढ़े तो आपके घर में क्या क्या समस्याएं आएंगी, इसकी सूची जल्दी से बना डालिएगा और देखिएगा यही समस्याएं देश की समस्याएं हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक रोचक